हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का टॉपिक है रचनात्मक लेखन। उसमें एक टॉपिक आता है आलेख, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना आवश्यक है कि आलेख होता क्या है और ये रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा होती है। तो बच्चों आलेख जो है एक गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें हम अपने विचार गद्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आलेख आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, यानी विचारों की गद्य रचना। ये विचार करते हैं लेकिन वो गद्य में ही लिखे जाते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखला यानी कड़ी, यानी उसकी हमें पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। तर्कपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुति की जाती है, यानी उसके बारे में हमें पूर्णतया तर्क वितर्क सब कुछ हमें मालूम होने चाहिए, उसके बारे में लिखा जाता है। आलेख में किसी वस्तु विचार और घटना अथवा स्थिति की समीक्षा और उसका विवेचन किया जाता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाता है। अब बच्चों आलेख लिखते समय हम क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके बोर्ड में आता है बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न होता है कि आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए, यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हैं आलेख, उस विषय की आपको पूर्ण रूप जानकारी होनी चाहिए, पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। आलेख से जुड़े हुए तथ्यों तथा आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए, यानी जो हम आलेख लिखने जा रहे हैं उसके तथ्य क्या हैं, वो उसमें कौन कौन से आंकड़े हैं, उन सभी चीज़ों की हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी जब हम आलेख लिखें तो अपने जो विचार हैं उनका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए, कुशलतापूर्वक। हमारी बच्चों भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो आलेख की भाषा सहज, सरल एवं रोचक होनी चाहिए। आलेख के प्रस्तुतिकरण में, जब हम आलेख लिख रहे हों तो उसके प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारी का उल्लेख नहीं करना चाहिए। भ्रामक यानी जो भ्रम फैलाए ऐसी जानकारी, और संदेहात्मक यानी जिसके बारे में हमें संदेह हो, हमें पता ना हो, ऐसी चीज़ का हमें उल्लेख उसमें नहीं करना चाहिए, यानी उसके बारे में हमें नहीं लिखना चाहिए। आलेख का अमुक प्रस्तावना वाला अंश यानी शुरुआत वाला अंश तथा समाप्ति वाला अंश रोचक और निष्कर्षपरक होना चाहिए, यानी जब हम शुरुआत करते हैं वो वाला अंश और लास्ट जब हम करते हैं वो वाला अंश कैसा होना चाहिए, रोचक, यानी ऐसा हो कि लोगों को भा जाए। अब बच्चों यहाँ कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, आपके बोर्ड में जो कुछ आलेख आए थे उनके अनुसार यहाँ पर उदाहरण आपके यहाँ प्रस्तुत हैं कि कौन कौन से उदाहरण थे। एक प्रश्न था बच्चों यहाँ पर कि बाढ़ में जूझते गांव विषय पर एक आलेख लिखिए। अब विषय का क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, बाढ़ में जूझते गांव, यानी बाढ़ से ग्रसित जो गांव हैं उनके बारे में हमें लिखना। तो सबसे पहले बाढ़ कब कैसे आती है, कैसे होती है, तो उस बारे में हमें लिखना होता है कि बरसात के मौसम में जब नदियों का जल स्तर में वृद्धि होती है,
यानी जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है तथा उनका पानी तीव्र वेग के साथ निचले इलाकों यानी जो समतल इलाके हैं वहाँ पर भर जाता है, नदियों के आसपास के क्षेत्र में पानी जमा होने की ये स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। यानी हमें उसकी जानकारी की बाढ़ होती क्या चीज़ और कैसे होता है ये जानकारी यानी स्पष्ट होना चाहिए हमें। उसके पश्चात बच्चों वर्तमान समय में यानी हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, कि वर्तमान समय में बाढ़ से सबसे ज़्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। बाढ़ से चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, उसमें डूबे खेत खलियान, मरे हुए मवेशियों की डूबती तैरती लाशें आदि ग्राम्य जीवन की त्रासदी का वर्णन करते हैं। यानी एक विभत्स वर्णन है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। जब बहुत अधिक हो जाता, जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो जो समतली एरिया है या समतली जो जगह है या समतली जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सब पानी में डूब जाता है और वहाँ की फसलें भी डूब जाती हैं और फसलों के साथ साथ मवेशी, उनका सबका वर्णन। गांव में अधिकतर लोगों का घर व जीवन कृषि पर आश्रित होता है। ये तो सभी को पता है कि खेत पर ही वो डिपेंड होते हैं, परंतु पूरे साल का श्रम कुछ ही क्षणों में बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो जाता है। बाढ़ के कारण अन्न नहीं मिल पाता और न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए आपको पूरा वर्णन इन चीज़ों का, बाढ़ से संबंधित चीज़ों का किया जा रहा है कि बाढ़ से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, वो सारा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। न जाने कितने ही लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। किसान अधिकतर मात्रा में फसल नष्ट हो जाने के कारण बच्चों आत्महत्या कर बैठते हैं। आज तक सुझाए गए बचाव के स्थायी उपायों में सबसे प्रभावी जो उपाय है बच्चों, वो राष्ट्रीय स्तर पर सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का, जिससे उनके जल स्तर में असमान वृद्धि ना हो। यानी जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगी नदियाँ, तो अगर किसी नदी में जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो वो पानी दूसरी नदी में चला जाएगा, इसलिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गाँवों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समाधान ढूंढ लेना हितकर सिद्ध होगा। इस तरह बच्चों यहाँ पर देखिए एक आलेख लिखा हुआ है किस पर, बाढ़ में जूझते गाँव। ऐसे ही एक और उदाहरण है बच्चों यहाँ पर आपके सामने कि प्रतिस्पर्धा के कारण विद्यार्थियों में बढ़ता मानसिक तनाव विषय पर एक आलेख लिखिए कि जो मानसिक तनाव जो उत्पन्न हो रहा है बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण, तो यहाँ पर देखिए आप पहले उसके बारे में लिखेंगे हम कि आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। इस कारण लोगों में तनाव फैलता जा रहा है। ये तनाव विद्यार्थियों में भी है। विद्यार्थी बहुमुखी क्षेत्रों में एक साथ उन्नति करना चाहता है। अगर वह खेलों में रुचि लेता है तो उसकी कोशिश है कि वह अन्य छात्रों से आगे निकले। अगर वह पढ़ाई में विशेष रुचि लेता है तो उसमें भी सबसे आगे निकलने की सोच रहता है। आजकल कॉलेज के दाखिलों में उसे बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन सब जगह है परसेंटेज की, कि इतने परसेंटेज में एडमिशन होगा। तो इस तरह से सभी कॉलेजों में प्रतिस्पर्धा, नंबर कम ना आ जाए, कॉलेज में दाखिला ही ना मिले, इस कारण वो गहरे तनाव में जी रहा है। ये तनाव छात्रों में इस हद तक है कि कई बार तनाव ज़्यादा बढ़ जाने के कारण खुदकुशी तक बच्चे कर लेते हैं। ऐसे गलत कदम भी उठाने लग जाते हैं बच्चे। तो
इसके लिए छात्रों को एक दूसरे से आगे निकलने की चाह को स्वस्थ कदम कहा जा सकता है। वह इसके लिए बिना तनाव आगे बढ़े, यानी ऐसा काम ना करें, ऐसा सिखाया जाए उन्हें। परिश्रम तनाव को समाप्त कर देता है और विद्यार्थियों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अगर किसी कारण से परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब भी तनाव की आवश्यकता नहीं, फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तनाव से तो छात्र अवसादग्रस्त हो जाता है और इससे उसके प्रगति के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए बिना तनाव आगे बढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह बच्चों इस पर एक आलेख लिखा हुआ है। अगला एक और टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, खाद्य सुरक्षा क्यों कैसे, एक विषय है, इस पर आलेख लिखिए। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है जितने भी भारतीय हैं सभी को भरपेट खाना मिलना चाहिए। कोई भी इस देश में भूखा ना सोए। 1.25 अरब से ऊपर जा रही जनसंख्या वाले इस देश में ऐसे भी परिवारों की संख्या है जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बहुत से लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। वह इस देश की सरकार का चुनाव करता है, इसलिए सरकार उसके लिए रोटी का इंतजाम करे। सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है, इसलिए उसकी मेहनत से कुछ भ्रष्टाचारी स्वार्थी नेता व अधिकारी व्यर्थ कर देते हैं सरकार के जो काम है। सरकार जो उन तक राशन पहुंचाती है उसे मध्यवर्गीय संपन्न लोग लालचवश झटक लेते हैं। सरकार ऐसे लोगों के लिए प्रयास कर रही है। मनरेगा के तहत सरकार हर गरीब को साल में 200 दिन का काम देने की गारंटी दे रही है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए विशेष राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार ने काम किए हैं। गरीबों में अनाज चावल मिलने लगा है। गरीबों को 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ, 14 रुपये किलो चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। यानी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए सारी पूरी तरह से, कौन सी चीज़ कैसी, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया था कि इसके जो उल्लेख होता है, आंकड़े होते हैं, उनकी पूर्णतया हमें स्पष्टतया जानकारी होनी चाहिए। तभी हमें इन चीज़ों को सही रूप से, ऐसी चीज़ ना लिखें जिसके बारे में हम किसी को भ्रम फैला दें और संदिग्ध दोष के बारे में हमें पूर्णतया जानकारी नहीं। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को घरों में जाकर गेहूँ, चीनी, चावल, दाल आदि ईंधन उपलब्ध कराया जाए। इसमें सेंध लगाने वाले नेताओं, अधिकारियों और उच्च वर्ग के परिवारों के लिप्त पाए जाने पर कड़ी सज़ा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह बच्चों ये वाला जो आलेख था ये भी पूर्ण होता है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि आलेख क्या होता है, कैसे लिखते हैं। यानी इसमें हमें उस विषय के बारे में पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए, उसके आंकड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसको लिखते समय अपने जो विचार हैं उसकी तकनीकी कुशलता, उसकी भाषा का भी प्रयोग हमें ध्यान रखना चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, जो पढ़ने वालों को अच्छा लगे उसे पढ़कर। आलेख की जो प्रस्तुतिकरण है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो भ्रम ना फैलाए ऐसी नहीं होनी चाहिए और जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो उसका आपको उल्लेख नहीं करना चाहिए। इस तरह बच्चों जो आपका आज का टॉपिक था रचनात्मक लेखन में आलेख, वो समाप्त होता है।